सफर की ठोकरें ही मंजिल का पता देती है, ना रुक ए मुसाफिर इन महीन मुश्किलों से, क्योंकि शौर्य के कदमों में ही सफलता सर झुकाती है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे छात्रों के सिलेक्शन को 100% श्योर करने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी तैयारी को एकदम दमदार तरीके से कराया जाएगा। तो बिना देरी किए अभी ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी मेकर पर। तो जल्दी से हमें बता दीजिए कैसे हैं आप सब लोग। फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए आप लोग कैसे हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपके ये होली आपकी ज़िंदगी में अनेक खुशियां लेकर आए। सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को नमस्कार। सभी को जैसा कि आपको पता है कि हम रेलवे एग्जाम ग्रुप डी के लिए रोजाना 3:30 बजे साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके विगत वर्षों में परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन पे चर्चा या विश्लेषण करने का काम करते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है ये आपका खासतौर पे उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि होली के इस शुभ अवसर पर एसएससी मेकर की टीम के द्वारा एक विशेष ऑफर आपके लिए दिया गया है। अगर आपने अभी तक किसी भी कारणवश से अगर किसी बैच में एनरोल नहीं किया है, आप तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो तैयारी आप बैच के बिना नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये विशेष ऑफर मिल रहा है और आपको प्रत्येक बैच मात्र 250 रुपये में मिल रहा है। चाहे वो आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी जीडी की, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस के लिए, या फिर आपका एनटीपीसी एग्जाम है, संग्राम बैच है, तमाम जितने भी आपके कोर्सेज हैं ये आपको सिर्फ 250 रुपये में मिल रहे हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आपको तुरंत प्रभाव से इन बैच को एनरोल कर लेना है ताकि आप इस विशेष ऑफर का लाभ उठा सकें। ये ऑफर आपका 14 मार्च रात्रि 12 बजे तक रहेगा, ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। चलो अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये रहा दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से इत्मीनान से आपको पढ़ना है। क्या दे रखा है देखिए, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के खालिस्तान पर स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए यह दर्पण के खालिस्तान पर स्थित होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन है पीछे पीछे, दूसरा पीछे और सामने, सामने और पीछे, या सामने या पीछे। बताइए सही आंसर क्या रहेगा। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें दे रखा है कि अवतल दर्पण का जो आपका वक्रता केंद्र कहां पर होता है। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। बिल्कुल सर, और अवतल दर्पण के बिल्कुल सेंटर से जो लाइन आपकी गुजरती है उसको आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहां पे आपका फोकस होता है, यहां पे आपका सेंटर होता है और वस्तु आपका अनंत दूरी पर इन्फिनिटी होती है। बिल्कुल सर। तो आप देखिए अवतल दर्पण का जो आपका फोकस है वो कहां पर है। आप कहेंगे इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण के सामने। तो दो ऑप्शन, बिहाइंड वाला तो कट जाएगा। बिल्कुल सर। और उत्तल दर्पण की अगर कहानी की बात की जाए तो उत्तल दर्पण होता है कुछ इस प्रकार से। उत्तल दर्पण क्या होता है, इस प्रकार से होता है। तो इसका जो वक्रता केंद्र होता है वो कहां पर होता है। आप कहेंगे सर इसका वक्रता केंद्र होता है आपका, इसका वक्रता केंद्र कहां पर होता है। तो आप कहेंगे सर इसका वक्रता केंद्र होता है पीछे की तरफ। किस तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा, सही रहेगा। ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा,
सही रहेगा, ये बात आपको याद रखना है। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे स्थित होता है, ये बात आपको याद रखनी है। बिल्कुल सर ध्यान रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर निर्धारित करती है? बताइए सही आंसर क्या रहेगा। कौन सी ऐसी राशि है जो किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को निर्धारित करती है? देखो यहां पे एक वर्ड आपको देखना है, द रेट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय ए मशीन। भैया मशीन के द्वारा कार्य करने की जो दर है वो कौन सी राशि आपका निर्धारित करती है? तो मैंने आपको बताया था द रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? आप कहेंगे सर उसको शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति। ऑप्शन बी क्या रहेगा? सही रहेगा। तो कौन सी ऐसी राशि है जो आपका किसी मशीन के कार्य करने की दर को आपका बताने का काम करती है? तो आप कहेंगे शक्ति। अब आपको पता है कि जो पावर होती है, पावर जो होती है ये किसके बराबर होती है? आप कहेंगे सर वर्क डन अपॉन में टाइम। और आपका पावर को किस में मापा जाता है? आप कहेंगे सर पावर को मापा जाता है वाट में। किस में मापा जाता है? वाट के अंदर मापा जाता है। तो 1 वाट किसके बराबर होता है? आप कहेंगे सर जूल के, और आप पर सेकंड। 1 वाट किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड। ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा? सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस जानवर में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? ये आपको बताना है। भैया इनमें से किस जानवर के अंदर आपका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता? ये आपको बताना है। पहला टेपवर्म, दूसरा लीच, तीसरा अमीबा और चौथा स्नेल्स घोंगा। सही आंसर क्या रहेगा? इनमें से किस जानवर में आपका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता? तो आप क्या कहेंगे सर? इनमें से किस में आपका टेप प्रेजेंट नहीं होता? तो आप कहेंगे सर अमीबा। ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा? सही रहेगा। ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही रहेगा। आप सभी को पता है कि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये कैसा जीव है भैया? यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है भैया आपका। आप कहेंगे सर ये एक कोशिकीय जीव है। कौन सा? अमीबा। तो याद रखना इसके अंदर आपका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। अगर टेपवर्म की बात की जाए, ये आपका किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे सर ये आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर। एनिमल किंगडम के किस फाइलम के अंदर आता है? तो आप कहेंगे एनिमल किंगडम के प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के अंतर्गत आपका कौन आता है? टेपवर्म। भैया प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के अंतर्गत जो जीव आते हैं उन्हीं को आपका टेपवर्म, उन्हीं को आपका फीताकर्मी या इन्हीं को हम चपटेकर्मी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? चपटेकर्मी या टेपवर्म के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? सी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट, एक न्यूरॉन के माइलिन आवरण पर पाए जाने वाले अंतराल क्या कहते हैं? आपके पास एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, उसके माइलिन शीथ पर पाए जाने वाले अंतराल आपके क्या कहलाते हैं? आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से आपका माइलिन शीथ होती है आपका एक न्यूरॉन के ऊपर। इस प्रकार से आपका माइलिन शीथ होती है। ये जो मैंने बनाया है ये आउटर परत जो आपका न्यूरॉन के ऊपर, ये क्या कहलाती है? माइलिन शीथ कहलाती है। जब आप न्यूरॉन की संरचना देखेंगे तो यहां पर आपको इसके अंदर गैप दिखाई देगा, और इसी गैप को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है आपका, भैया यहां पे ऑप्शन ही नहीं दे रखा तो याद रखना, यहां पे इनको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर आपका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रेनवियर। ऑप्शन नहीं दे रखा तो हम इसको
डायरेक्ट अपने हिसाब से मान लेंगे। तो ये आपका कट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, गलती से हो सकता है, टाइप पता नहीं कैसे किया। तो एक न्यूरॉन के माइलिन शीथ पर पाए जाने वाले अंतराल को क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रनवियर कहा जाता है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलान करना है, आपको बताना है। पहला भैया यहां पे ट्रू रिब्स दे रखा है, फॉल्स रिब्स दे रखा है और आपका फ्लोटिंग रिब्स दे रखा है, यही दे रखे हैं बिल्कुल भैया। तो कितने पेयर होते हैं फॉल्स के, ट्रू के और आपके फ्लोटिंग रिब्स के? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको बता देता हूं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी बता देता हूं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोई आपसे पूछे कि मानव के अंदर पसलियों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 24, या कहेंगे सर 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं भैया। अगर हमसे पूछा जाए पहली से आपकी 7वीं, पहले से 7वीं जो आपका पेयर होता है या पहले से 7वीं जो रिब्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ट्रू रिब्स। भैया 8वीं, 9वीं और 10वीं को क्या कहा जाता है? आपका फॉल्स रिब्स कहा जाता है। और भैया फ्लोटिंग रिब्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है 10वीं और 11वीं के। तो आपसे पूछा जाए कि सही मिलान करना है आपको, आपसे पूछा गया था ट्रू रिब्स के कितने पेयर होते हैं, तो आप कहेंगे सर 7 पेयर होते हैं। भैया फॉल्स रिब्स के कितने पेयर होते हैं? तो फॉल्स रिब्स के होते हैं 3 पेयर। कितने पेयर होते हैं? 3 पेयर। और फ्लोटिंग रिब्स के कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? पहले का आएगा 3, तो भैया ये तो कट जाएंगे दोनों। दूसरे का आपका ऑप्शन आएगा 1 और तीसरे का बी, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा? सही रहेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, पलक झपकते ही आंसर कर सकते थे। बिल्कुल सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को तो हम उड़ा देंगे, फिर भी आज होली का मौसम है तो बुरा ना मानो, होली है। द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रे इज नोन एज, प्रथम ग्रीवा कशेरुका को खालिस्तान कहा जाता है। अरे सर बड़े जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हो, हमें तो पता ही नहीं था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप रिकॉर्डिंग बेस में हम तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी हां, मैंने सोचा कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित न हो, तो हम कल भी आपकी क्लास आज के समय बिल्कुल चलने वाली है, तो याद रखना। बताइए, द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा इज नोन एज। अब आपको पता है भैया, अगर बात की जाए बैकबोन की, मानव के अंदर रीढ़ की जो हड्डी होती है उनकी संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर उनकी संख्या होती है 26। कितनी होती है? 26 होती है। तो भैया जो आपका प्रथम ग्रीवा कोशिका होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको बता देता हूं। जो आपकी पहली ग्रीवा कोशिका होती है उसको एटलस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एटलस। एटलस के नाम से जाना जाता है। और दूसरी जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरी को एक्सीज के नाम से जाना जाता है, याद रखना। दूसरी को किस नाम से जाना जाता है? एक्सीज। दूसरी को जाना जाता है भैया एक्सीज के नाम से। बिल्कुल सर, ये बात हमें याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मानव के अंदर रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 26। आप कहेंगे, या आपसे पूछा जाए कशेरुक दंड की संख्या कितनी होती है? कशेरुक दंड की संख्या कितनी होती है? तो भी आप कितनी कहेंगे? 26। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि बच्चे के अंदर रीढ़ की हड्डी संख्या कितनी होती है? 33। और बच्चे के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है कशेरुक दंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नोटाकोड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोटाकोड्स कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। बिल्कुल भैया, ये बात हमें ध्यान रह जाएगी, कोई परेशानी तकलीफ नहीं होने वाली। नेक्स्ट, मानव वयस्क कशेरुक सूत्र है। भैया एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर वर्टिब्रेट्स कॉलम जो होती हैं वो 26 होती हैं, तो उनमें कौन सी आपकी कितनी कितनी होती हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताइए। एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर आपका अडल्ट ह्यूमन के अंदर अगर हमसे पूछा जाए कशेरुक दंड की संख्या कितनी कितनी होती है, तो आपको पता है अडल्ट ह्यूमन में होती है 26 वर्टिब्रे।
26 कशेरुक दंड होते हैं। तो भैया इनमें से आपकी अगर बात की जाए सर्विकल या आप कहेंगे सर्वाइकल कितनी होते हैं, सर्विकल बोन कितनी होते हैं 7। उसके बाद थोरोसिक बोन कितनी होती हैं 12। अगर लमनार की बात की जाए, लमनार की बात की जाए तो कितनी होती हैं 5। भैया सैक्रम की बात की जाए तो कितनी होती है 1। और कोकस की बात की जाए तो कितनी होती हैं 1। तो ऑप्शन डी की तरफ हम रुक करेंगे, याद रखना। अक्सर आपने सुना होगा किसी किसी व्यक्ति को बैक पेन होता है तो वो कहता है मेरी L1 में दिक्कत है, L2 में दिक्कत है, L3 में दिक्कत है। किसी को सर्वाइकल पेन होता है तो वो कहता है भैया C1 C2 में दिक्कत है। इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। सी का मतलब होता है आपका सर्विकल बोन या सर्वाइकल बोन के रूप में भी कह सकते हैं। टी का मतलब होता है आपका थोरोसिक बोन, एल का मतलब होता है लमनार, एस का सैक्रम और सी का कोकस बोन होता है। बेटा इसी कोकस बोन को क्या कहा जाता है, टेल बोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पूंछ की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पूंछ की हड्डी। नेक्स्ट, कवक जीवों से संबंधित हैं। भैया जो आपके फंगी होते हैं वो आपके किस समूह से संबंधित हैं ये आपको बताना है। कोई आपसे पूछे सबसे पहली बात, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, फंगी जो होते हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है। आप कहेंगे सर जो कवक का अध्ययन होता है उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला है ऑटोट्रोफिक। नहीं भैया, मैं आपको बता देता हूं, कवक जो होते हैं ना वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं, एट्रोट्रोफिक होते हैं। और भैया हेट्रोट्रोफिक की अगर बात की जाए ये आपके विषम पोषी होते हैं। और विषम पोषी में भी आपके कौन से होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, मृत पोषी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं, मृतोपजीवी। तो जहां पे ऑटोट्रोफिक है इसको तो कट कर दीजिए। दूसरा भैया ये कैसे होते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, फटाफट से बताइए। फंजाई जो होते हैं ये कैसे होते हैं, आप कहेंगे सर ये आपके हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोटिक एनिमल होते हैं। भैया कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होते हैं, याद रखना। ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा, सही रहेगा। ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा, सही रहेगा, याद रखना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कवक जो होते हैं वो आपके हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोटिक विषमपोषी यूकैरियोटिक होते हैं, याद रखना, उनसे संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्म शामिल है। अब देखो यहां पे जो नाम दिए गए हैं, क्या क्या नाम दिए हैं, बैक्टीरिया का नाम दे रखा है जीवाणु, या आपसे नाम दे रखा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आप कहेंगे सर साइनोबैक्टीरिया तो नाम दिया ही नहीं। बेटा दे रखा साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ना या नील हरित शैवाल जो होते हैं ये दोनों एक ही हैं। भैया इनको साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है या नील हरित शैवाल के नाम से क्यों जाना जाता है, बेटा इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये क्या कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ये कैसे जीव हैं तो मैं आपको बता देता हूं। भैया ये परोकैरियोटिक हैं और साथ की साथ यूनिसेल्युलर हैं। भैया एक कोशिकीय हैं। और अगर प्रोकैरियोटिक कोई एनिमल हो और यूनिसेल्युलर हो तो उसको हम किस किंगडम के अंदर विभाजित करते हैं या इसको किस फाइलम के अंदर विभाजित करते हैं, मोनेरा किंगडम। ऑप्शन ए क्या रहेगा हमारा, सही रहेगा। ऑप्शन ए क्या रहेगा भैया हमारा, सही रहेगा, ध्यान रखना। तो चाहे बैक्टीरिया की बात की जाए, साइनोबैक्टीरिया की बात की जाए, नील हरित शैवाल की बात की जाए या माइकोप्लाज्म की बात की जाए, ये तमाम आपके लोअर क्लास एनिमल है। भैया ये निम्न श्रेणी के जीव हैं और जितने भी निम्न श्रेणी के जीव हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक एनिमल के अंदर या उनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है और वो आपके यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट, ईस्ट, फफूंद और मशरूम खालिस्तान से संबंधित हैं। भैया ईस्ट की बात कर रहा है आपके पास, फफूंद की बात कर रहा है या मशरूम से संबंधित, ये आपका इन तीनों की बात कर रहा है, तो ये आपका किससे संबंधित है? क्या ये एल्गी से संबंधित है? नहीं भैया, एल्गी का अध्ययन पूछा जाए ना तो आप बिना झिझक के बता सकते हैं, एल्गी के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। दूसरा, फंजाई, कवक जो होता है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? फटाफट से बताइए, अभी बताया था, माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ये भी आंसर नहीं होगा। भैया वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? आप कहेंगे वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। तो बेटा आपका ईस्ट, मोल्ड और मशरूम किससे संबंधित हैं? तो आप कहेंगे सर ये किससे संबंधित हैं? आपके कवक से संबंधित हैं। ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा? सही रहेगा। भैया चाहे ईस्ट की बात की जाए, फफूंद की बात की जाए, मशरूम की बात की जाए, ये तमाम आपके फंजाई फाइलम के अंतर्गत आते हैं, आपका फंगस के अंतर्गत आते हैं। चलो सर नेक्स्ट देखिए। तो ये थी आज की अपनी क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट में बताना है। आपके लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं आपको बता देता हूं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसआई 2025 के लिए हमारी एसएससी मेकर की टीम के द्वारा संकल्प बैच 3.0 स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक ये बैच परचेज नहीं किया है तो भैया आपको होली का एक विशेष ऑफर मिल रहा है। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कोई भी बैच मात्र 250 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको पता है श्योर सिलेक्शन बैच पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। इस बैच पे भी आपको विशेष ऑफर दिया गया है और ये बैच अब आपको होली के विशेष ऑफर पर 14 मार्च रात्रि 12 बजे तक आपका 250 रुपये में मिलने वाला है। तो आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी के लिए कुछ बच्चे बार बार हम पे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि सर एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा बैच परचेज करें, तो मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए अपना तेजस बैच है, इसकी फीस भी हमने 250 रुपये कर दी है। तो जो बच्चे अभी तक रेलवे के लिए अपना सही और चुनिंदा बैच ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए भी विशेष ऑफर है। एसएससी जीडी वालों के लिए भी हमने कुछ विशेष प्लानिंग की है, तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट, चीन परंपरा के अनुसार उत्तर लेंस की फोकस दूरी खालिस्तान होती है और आउटर लेंस की फोकस दूरी खालिस्तान होती है। बताइए सही आंसर क्या रहेगा, आप बता दीजिए। भैया जो आपका उत्तर लेंस होता है इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? तो आप कहेंगे सर उत्तर लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव और आउटर लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? आप कहेंगे सर आउटर लेंस के लिए फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो याद रखना, हमेशा ये बात आपको याद रखनी है कि उत्तर लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है और आउटर लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। नेक्स्ट, खालिस्तान उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। किसका उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है? पहला, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, कार्बन नेचुरल गैस सीएनजी, सेंट्रल नेचुरल गैस। आपको पता है भैया मोटर वाहन के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं? सीएनजी का प्रयोग करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं। तो आपका इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आप कहेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और उसके बाद ऑप्शन क्या सही रहेगा? ए आंसर। नेक्स्ट, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? बताइए, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है, ये आपको बताना है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? एक बात आप सोच के देखो भैया, आपको पता है दो ही रंगों की कहानी मिलेगी, या तो लाल रंग या आपकी बैंगनी रंग।
अगर हमसे पूछा जाए कि लाल रंग जो होता है इसका अपवर्तनांक कैसा होता है, तो आपको पता है लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। तो इसकी स्पीड क्या मिलेगी आपको? ज्यादा। स्पीड क्या मिलेगी? ज्यादा। वहीं पर बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? आप कहेंगे सर बैंगनी रंग का अपवर्तनांक होता है ज्यादा। अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो इसीलिए इसकी स्पीड क्या मिलेगी? कम। तो आपसे पूछा किस रंग की गति धीमी हो जाती है, तो आप कहेंगे सर बैंगनी रंग की। किस रंग की होती है? बैंगनी रंग की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। ये थी आज की अपनी प्यारी सी क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके बताना है। होली के शुभ अवसर पर एसएससी मेकर की टीम आपको एक विशेष ऑफर दे रही है। अगर आपने अभी तक किसी बैच में एनरोल नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूं कि आप फटाफट से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आप प्रत्येक बैच, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बैच मात्र 250 रुपये में पाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।